अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है इज़ अबाउट इस्तिस्ना। इस्तिस्ना का मतलब क्या होता है, इसके जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो तो ये है कि हम ये डिटर्मिन करें कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इस्तिस्ना का होता क्या है ये। फिर उसके बाद फर्दर डिटेल्स आती हैं जो स्टेप बाय स्टेप हम एड अप करेंगे। इस्तिस्ना एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, ये बेसिकली प्रोडक्ट्स है ना बैंकिंग की, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं टू फैसिलिटेट द कस्टमर्स एंड टू एक्सपैंड द होराइजन ऑफ इस्लामिक बैंकिंग सो दैट इट कैन पेनिट्रेट्स इन एनी लेवल, और जिस भी किस्म की कस्टमर की बिजनेस में ज़रूरत है उसको वो फुलफिल कर सके। तो इस्तिस्ना एक कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ बायर्स मैन्युफैक्चरर को कहते हैं कि वो पहले से प्रोड्यूस कर ले, मतलब वो पेमेंट पहले हो जाती है, सेटलमेंट कॉन्ट्रैक्ट पहले हो जाता है, लेकिन एग्जीक्यूशन उस चीज़ की बाद में होती है। फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट आपने पहले कर लिया, पहले बना ली प्रोडक्ट, और बाद में उसके अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, और फिर पेमेंट बाद में होगी, लेकिन सेटल आप फिक्स कर लेते हैं प्राइस की क्या प्राइस होगी। ठीक है, चीज़ मौजूद नहीं। हम नॉर्मली तो हम ऐसे कह रहे होते हैं ना कि एग्जिस्टेंस, पिछले भी हमने सेल में भी ये बात की कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट की सेल करें तो वो एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी फसल को बेच रहे हैं लेकिन वो फसल अभी आपने उगाई नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो द थिंग मस्ट बी इन प्रेजेंट, प्रेजेंट होनी चाहिए, वो प्रेजेंस होनी चाहिए उसकी। तो ये बात है। लेकिन इस केस में दो जो केसेस हैं ना उनमें एक्सेप्शन है इस रूल को। हमने ये भी बात की थी कि जब सेल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कहता है कि देयर आर सर्टेन एसेंशियल्स, हमने वो डिस्कस भी किए थे, और मैंने ये बताया था कि अगर वो एसेंशियल्स में से कोई एक भी मिसिंग हो तो वो लीगली इनवैलिड हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड से कहते हैं, लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो लेकिन दो एक्सेप्शनल केसेस हैं टू द जनरल रूल के, पहला सलम और दूसरा इस्तिस्ना। इसमें आप पहले ही मैन्युफैक्चरर को कह देते हैं कि आप कोई प्रोडक्ट ऐसे प्रोड्यूस करें या कोई स्पेसिफिक आइटम है जो क्रिएट करना है वो करें, और स्पेसिफिकेशंस आप उसे बता देते हैं, लेकिन वो अब आइटम अभी मौजूद नहीं है, वो बाद में क्रिएट होगा। या मैन्युफैक्चर अगर होनी है कोई प्रोडक्ट तो बाद में होगी। ठीक है, और मैन्युफैक्चरर जो है वो अपना मटेरियल, अपनी जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करेगा और आपको प्रोडक्ट बना के दे देगा। तो ये इसको कहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है इस्तिस्ना का। ठीक है, इसको कहते हैं। अगर मैं फॉर्मली देखूं तो इस्तिस्ना इज अ कॉन्ट्रैक्ट to manufacture or construct a product according to agreed specifications at a fixed price, but the product is not in existence yet. This is the only key issue is here, and it is allowed still. So ये this is the concept, ये exceptional case है। अदरवाइज इस्लाम इस तरह की चीज़ अलाउ नहीं करता। इस्लाम ये कहता है कि प्रोडक्ट होगी, एग्जिस्टेंस में मौजूद होगी, मेरे हाथ में होगी तो मैं उसे सेल करूँगी, अदरवाइज आई कैन नॉट डू दैट। बट इस्तिस्ना कॉन्ट्रैक्ट यू कैन डू। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट लिखा है और इंटेंशन आपकी ये है कि आप इस्तिस्ना कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट उस फ्रेमवर्क को फॉलो कर रहे हैं, तो देन यू कैन यूज दैट बिकॉज दैट इज़ एन एक्सेप्शनल केस। फॉर एग्जाम्पल जैसे घर की एग्जाम्पल ली जाए तो फॉर एग्जाम्पल मुझे घर बनाना है, कंस्ट्रक्शन करनी है, नॉट एक बना बनाया घर नहीं लेना, मुझे कंस्ट्रक्शन करनी है, और मैं किसी कॉन्ट्रैक्टर को कहूँ कि ये सारी स्पेसिफिकेशंस हैं, ये रिक्वायरमेंट है, ये नक्शा है, और मैं 1 करोड़ का घर है, और आप मुझे मेरे से तय कर लें और आप मुझे बना दें, तो ये इस्तिस्ना कहलाएगी। हाउस तो बाद में बनेगा ना, अभी तो नहीं बना हुआ, तो इसको कहते हैं कि ये इस्तिस्ना है। फिर इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं। बेसिक रूल्स हैं मतलब फॉर एग्जांपल जैसे इस्तिस्ना सिर्फ उन प्रोडक्ट्स पे अप्लाई होगा जिनको क्रिएट किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये तब वैलिड होगा जब प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग की, ऐसा नहीं है कि वो बना के आप पहले रखेंगे, क्योंकि कस्टमाइज्ड है ना। अगर कस्टमाइज ना हो तो फिर तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर स्पेसिफाइड है यानी कि आपकी स्पेसिफिकेशंस है आर क्लियर, आप की जो प्रोडक्ट चाहिए उसको मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत है, कस्टमाइज प्रोडक्ट है वो मे बी, तो उसके लिए और मैन्युफैक्चरर अपना मटेरियल इस्तेमाल करेगा, तो फिर उस केस में इस्तिस्ना हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे जैसे मिसाल के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन के केस में हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई फर्नीचर बनाना हो, कोई मशीन बनानी हो, इस तरह के केसेस में। इस तरह के केसेस में नहीं हो सकता, जैसे वीट है वो भी उगानी है, नहीं, इस तरह के केस में नहीं हो सकता। तो ये प्रोडक्शन के केस में। फिर उसके बाद दूसरी बात यह है कि सब्जेक्ट मैटर, यानी कि जो डिफेक्ट अगर आ जाए, फॉर एग्जांपल आपने पहले तय कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट है, लीगल बाइंडिंग है, एनफोर्सेबल है, आपने साइन कर लिया कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन लेटर ऑन जब उसने प्रोडक्ट आपको डिलीवर की तो उसमें कोई डिफेक्ट आ गया लेट्स सपोज, तो फिर किसकी जिम्मेदारी होगी? तो उसके बारे में इस्लामी कहता है कि जो मैन्युफैक्चरर है ना वो बच नहीं सकता रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर कोई उसमें डिफेक्ट आ जाता है प्रोडक्ट में। तो कॉन्ट्रैक्ट मस्ट इंक्लूड और मे बी, ये दो लफ्ज अलग अलग है, मस्ट बाइंडिंग है लफ्ज, मे में थोड़ा सा ऑप्शन है कि मे इंक्लूड वारंटी पीरियड और मेंटेनेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट द क्लॉज शुड बी इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो चाहता है कि अगर इस तरह की कोई चीज़ हुई तो पे बैक करे, कंपनसेशन दे मैन्युफैक्चरर, तो इस तरह का क्लॉज होना चाहिए फिर आपके कॉन्ट्रैक्ट में।
फॉर एग्जांपल एक मशीन बनाई है कंपनी ने और मशीन में कोई डिफेक्ट आ गया, किसी डिफेक्ट की वजह से उसने काम करना बंद कर दिया, तो मैन्युफैक्चरर को अगर मेंटेनेंस का क्लॉज डला हुआ है तो मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी है कि वो उसे मेंटेनेंस दे। फिर मोड ऑफ पेमेंट या प्राइस क्या किस तरह से तय की जाएगी, उसका क्या सिनेरियो होगा। तो इस्तिस्ना में जो प्राइस है वो फिक्स होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप सारी की सारी पेमेंट एडवांस में कर दें, आप उसके लिए अरेंजमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इंस्टॉलमेंट कर लें, आप डिफर पेमेंट का अरेंजमेंट कर लें, एडवांस पेमेंट सारी की सारी ले लें। ये डिपेंड करता है म्यूचुअल कंसेंसस पे बोथ द पार्टीज। फॉर एग्जांपल जैसे बैंक और कस्टमर की एग्जांपल अगर हम लें, बैंक ने फाइनेंस किया है फैक्ट्री मशीन के लिए 5 मिलियन लेट्स सपोज, तो ऐसा भी हो सकता है पेमेंट प्लान कि आप आज डाउन पेमेंट इतनी कर दें, 2 महीने बाद आप 2 मिलियन दे दें, फिर कंप्लीशन पे आप 1 मिलियन दे दें। तो ये वैलिड इस्तिस्ना है, ठीक है, ये वैलिड है, ये इस तरह किया जा सकता है। फिर एक जो इम्पोर्टेंट बात जो मैं जब भी डिस्कशन करती हूँ तो मैं बताती हूँ कि कानून स्पेसिफिकेशंस पे और डिटेलिंग में बहुत ध्यान देता है, तो इस बहुत ज़रूरी समझा जाता है इसमें। तो जब भी आप कोई भी पेमेंट तय कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप हर चीज़ को तय करेंगे। फॉर एग्जांपल कि किस तरह की जाएगी, कैश में की जाएगी, गुड्स में की जाएगी, बेनिफिट दिया जाएगा, बेनिफिट ऑफ एन एसेट दिया जाएगा, किस तरह होगा, क्लैरिटी होनी चाहिए हर चीज़ में। इसके अलावा दूसरी बात ये कि अगर लेट्स सपोज आपने ये जिम्मेदारी सारी मैन्युफैक्चरर पे डाल दी है कि वो अरेंजमेंट करेगा, मटेरियल्स लेगा, रॉ मटेरियल वगैरह मैन्युफैक्चरर ने अरेंज करना है, तो देन अगर वो मैन्युफैक्चरर अपनी गुडविल की बेसिस पे या अपनी मार्केट नॉलेज की वजह से अगर वो जो मार्केट रेट चल रहा है उससे चीपर रॉ मटेरियल्स ले लेता है, तो वो जो डिफरेंस है ना जो रखेगा, तो वो बिलोंग करता है मैन्युफैक्चरर से, क्योंकि उसकी अपनी गुडविल है ना, उसकी अपनी मार्केट में एक नाम है, मार्केट में एक क्रेडिबिलिटी है, जिसकी बेसिस पे उसने मार्केट रेट से कम पे नेगोशिएट करके अगर उसने एक चीज़ 10 रुपए की मार्केट में रेट पे बिक रही है और आपको पता है कि मार्केट रेट इतना है इस चीज़ का, और जो मैन्युफैक्चरर आपका वो 8 रुपए पे खरीद लेता है, तो 2 रुपए का जो डिफरेंस है दैट डजंट बिलोंग टू यू, उसका आपको डिस्काउंट नहीं मिलना चाहिए, वो मैन्युफैक्चरर से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये या मार्केट रेट की वजह से अगर कोई इंक्रीज डिक्रीज आ जाता है किसी प्रोडक्ट में, तो वो सेविंग मैन्युफैक्चरर से बिलोंग करती है, उसकी है वो। फिर उससे अगली बात यह है कि स्लाइड जो डिस्कशन है वो है रिगार्डिंग अमेंडमेंट्स एंड चेंज ऑर्डर्स। इसका मतलब ये है कि आपने एक स्पेसिफिकेशन दी और उसने उस स्पेसिफिकेशन के मुताबिक प्रोडक्ट बनानी है, ये उसका काम है मैन्युफैक्चरर का। सब लेट्स सपोज इफ़ यू वांट टू चेंज समथिंग, कोई डिटेल चेंज करना चाहते हैं, तो उस केस में अगर तो दोनों पार्टीज़ का म्यूचुअल कंसेंट है तो फिर तो आप चेंजेस करें प्रोडक्ट में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वंस यू हैव गिवन योर स्पेसिफिकेशन, तो फिर आप नहीं कर सकते। आप फिर बाद में ना ऐसा कर सकते हैं कि प्राइस चेंज कर दें या बाद में भी स्पेसिफाई करें, यू कैन नॉट डू दैट, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे घर बनाने के लिए आपने कॉन्ट्रैक्टर को दिया, एक प्रॉपर सारी स्पेसिफिकेशन दे दी, कितने कमरे होंगे, कितने बाथरूम्स होंगे, बाद में आपने उससे कहा कि एक और कमरा ऐड कर दो, तो इस तरह नहीं हो सकेगा कि आप ऐसे कहें। अगर लेट्स सपोज दोनों पार्टी म्यूचुअली एग्री है ना कि हाँ हो जाएगा ऐसे, तो फिर वो उसके दोनों पार्टी जो हैं वो प्राइस फिर उसके अकॉर्डिंगली उसमें इंक्रीज आएगा। तो ये बात है। फिर एक चीज़ ये है डिलीवरी से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल रिस्क ट्रांसफर रूल, अगर तो बिफोर डिलीवरी डिलीवर करने से पहले लेट्स सपोज अगर कोई चीज़ कोई डिफेक्ट आ गया या कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लाई करेगी मैन्युफैक्चरर पे, वो उसे ठीक करके देगा, डिफेक्ट है तो उसको दूर करके देगा। अगर आफ्टर डिलीवरी है, उसने अपनी वो कहते हैं ना एक कॉन्सेप्ट मुश्तरी होशियारबाज का कॉन्सेप्ट होता है, कहते हैं कि आप अपनी चीज़ सेलर की भी ड्यूटी है कि वो जो खरीद रहा है उसको अपनी जो है ना वो देखभाल की चीज़ दे। वंस द प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड टू यू देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू द बायर। तो ये इसका मतलब है। पोजेशन में भी फिजिकल और कंस्ट्रक्टिव। फॉर एग्जांपल जैसे एक कंपनी है वो मैन्युफैक्चर करती है इक्विपमेंट, तो अगर पहले डिलीवरी से पहले कोई डैमेज होता है तो वो मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी है। अगर आफ्टर डिलीवरी कोई इसमें डिफेक्ट आता है तो वो किसकी जिम्मेदारी है, फिर वो बायर की जिम्मेदारी है। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमने सलम में भी कवर किया था कि पैरेलल इस्तिस्ना। पैरेलल का मतलब ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने आप एज अ मैन्युफैक्चरर जो है वो इस्तिस्ना किया है दूसरी पार्टी के साथ, कि या किसी मैन्युफैक्चरर को कहा है कि मेरी एक प्रोडक्ट आपने प्रोड्यूस करनी है और मैं पेमेंट और सब स्पेसिफिकेशंस आप पहले तय कर लें, तो वो जो मैन्युफैक्चरर है वो आगे किसी और को काम दे दे, ऐसा नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल बैंक के केस की अगर हम एग्जांपल देखें, बैंक्स यूज़ करते हैं नॉर्मली कैसे। फॉर एग्जांपल जैसे कस्टमर ने बैंक से कहा कि जो है घर बनाना है, मतलब घर के लिए जो है ना वो मुझे चाहिए घर हाउस बिल्डिंग लोन चाहिए, एंड हाउस बिल्डिंग लोन यानी कि ऐसा नहीं है कि पैसे दे के वो खुद करेगा, ये जिम्मेदारी बैंक पे है
कि जनाब मुझे मॉर्गेज फाइनेंस चाहिए, और वो क्रिएशन होगी, कंस्ट्रक्शन होगी उसकी। बैंक ने कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया कि उसको बिल्ड करे। तो ये दो सेपरेट एग्रीमेंट्स हैं कि अगर कस्टमर बैंक पे ये जिम्मेदारी डाल रहा है कि वो हाउस लोन दे और हाउस कंस्ट्रक्ट भी करके दे, तो और पैसे ले रहा है, यानी कि पैसे पहले तय हो गए और अब बैंक की जिम्मेदारी है कि बैंक जो है उसे कंस्ट्रक्ट करके देगा। तो इस केस में क्या नाम है, बैंक जो है वो किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर दे कि वो बिल्ड करे, तो ये नहीं हो सकता। इसकी सेपरेट अरेंजमेंट होगा, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे कि पहले कस्टमर और बैंक के बीच में और फिर बैंक और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में। तो इस तरह से बात चलेगी, ठीक है। तो इस तरह ये सिनेरियो है। तो पैरेलल इस्तिस्ना हो जो है ना, सेपरेटली अगर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, पैरेलल यानी कि चल रहे हैं, तो फिर हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि दो कॉन्ट्रैक्ट्स एट द सेम टाइम लिंक हो रहे हों। इस तरह नहीं हो सकता कि कस्टमर जो है वो ऑर्डर करे हाउस फ्रॉम द बैंक और बैंक जो है वो अगली पार्टी को जो है वो कमिटमेंट कर दे उसके साथ कि यू बैंक कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर ले। लिंक नहीं हो सकता। एक कॉन्ट्रैक्ट होगा बिटवीन बैंक एंड कस्टमर, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा बिटवीन द बैंक एंड द कॉन्ट्रैक्टर इफ दिस अरेंजमेंट गोज अबाउट। तो ये बात है, इसका मतलब ये है। तो इस्तिस्ना और सलम में अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो इस्तिस्ना जो है वो हमने बात की, इसमें मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स पे ये अप्लाई हो सकता है। लेकिन जो सलम है वो कमोडिटीज़ पे भी, जैसे हमने कहा था वीट की बात की, जैसे उसको स्पेसिफिकली उसका फोकस ही फार्मर्स ही था ना, तो वो है। फिर इसमें जो इस्तिस्ना है, इसमें पेमेंट टर्म्स फ्लेक्सिबल हैं, यानी कि हम कहते हैं कि आप इंस्टॉलमेंट्स में दें, आप एडवांस दे दें, बाद में दे दें। तो ये अरेंजमेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी है पेमेंट के मामले में इस्तिस्ना में। लेकिन सलम में ऐसा नहीं है, यू फर्स्ट गेट फुल एडवांस पेमेंट, क्योंकि मकसद यही है कि क्रॉप के लिए उसे पहले पैसे चाहिए, फिर वो सारे अरेंजमेंट करेगा, फिर वो उसे फसल उगाएगा, फिर उगेगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ड्यूरिंग या इंस्टॉलमेंट्स में से दे, तो उसका फ़ायदा नहीं है कोई। तो ये इस तरह से है। उसके बाद है रिस्क एंड सोल्यूशंस। रिस्क एंड सोल्यूशन में मेजर जो रिस्क है ना वो इस्तिस्ना में वो ये हो सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मटीरियल ओनरशिप। मैन्युफैक्चरर के पास है सारी अथॉरिटी, जो मटेरियल की ना मैन्युफैक्चरर के पास है। तो इस केस में इसका हल ये है कि जो है उसे कोई रिटर्न वारंटी ले ली जाए, मे बी, है ना, कोई डॉक्यूमेंट साइन क्लॉज ऐड कर दिया जाए। फिर दूसरी इसमें रिस्क ये है कि आप पोजेशन लेने से पहले ही आप सेल करें। तो इसका मतलब ये है कि यानी कि इसका मतलब ये है कि आप गुड्स कैन नॉट बी सोल्ड, आप गुड्स को सेल नहीं कर सकते जब तक आपके पास पोजेशन नहीं आएगी, आप आगे सेल नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि यू प्रॉमिस टू परचेज। आप पहले प्रॉमिस करें कि मतलब एक एग्रीमेंट एग्री हो जाए इस बात पे, पहले ये सेटल कर लें कि आप जो है वो उसको परचेज करेंगे, ये जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हैं उसको। फिर क्वालिटी रिस्क, कि अगर आपने सारी जिम्मेदारी मैन्युफैक्चरर पर डाल दी है, अगर उसने इन्फीरियर मटेरियल इस्तेमाल कर लिया और उसको आपको तो वो प्रोडक्ट बना के डिलीवर कर दी, तो आपको नुकसान होगा। तो इसका हल ये है कि आप उससे गारंटी ले लें, प्लेज कर लें, प्लेज तो नहीं, खैर गारंटी इज़ अ राइट वर्ड, गारंटी ले लें, ठीक है। तो ये इसमें है। फिर इसकी कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जो इस्तिस्ना का कॉन्सेप्ट पे बेस करके बनाई गई हैं, जैसे मिसाल के तौर पर शिप बिल्डिंग अगर किसी ने करनी है, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग अगर कोई कंपनी करना चाहती है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए जो नॉर्मली कंपनीज़ हैं वो इस्तिस्ना के उसमें जाती हैं अरेंजमेंट में, हाउसिंग स्कीम जो हैं, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट जो हैं, ये सब। तो बैंक्स फॉर एग्जांपल फाइनेंस करते हैं अगर आपने हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन करनी है, स्कूल की, अपार्टमेंट की, बिल्डिंग की, किसी भी सिनेरियो में, इस सिनेरियो में इस्तिस्ना के उसमें फ्रेमवर्क में। फिर इसमें फॉर एग्जांपल क्या इसका जो स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसीजर है वो क्या है। कस्टमर बैंक को रीच आउट करता है हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए, बैंक और कस्टमर के बीच में इस्तिस्ना कॉन्ट्रैक्ट तय होता है। फिर ओबियसली बैंक क्या करेगा, इसको बैंक ने खुद तो नहीं, बैंक तो नहीं बना सकता ना घर, बैंक को यकीनन कोई कॉन्ट्रैक्टर चाहिए। तो बैंक क्या करता है, फिर एक पैरेलल इस्तिस्ना कॉन्ट्रैक्टर के साथ तय करता है। कॉन्ट्रैक्टर घर बनाता है, बैंक जो है वो घर डिलीवर कर देता है टू द कस्टमर, और कस्टमर जो है वो बैंक को इंस्टॉलमेंट में पेमेंट्स करता जाता है। ये सारा का सारा अरेंजमेंट होता है इन द ये जो इस्तिस्ना का जो फ्रेमवर्क है ना, उसकी मैंने आपको ये बात बताई है। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ ये है, प्रोसेस फ्लो हमने देखा, पेमेंट प्रोसेस भी मैंने आपको बताया कि एक तो इंस्टॉलमेंट, ये तो इजाज़त है ना, फ्लेक्सिबिलिटी तो है इस्तिस्ना में। फिर एक चीज़ ये है कि आप डायरेक्टली, ऐसा भी हो सकता है कि आप पेमेंट ट्रांसफ़र करें डायरेक्टली टू द कॉन्ट्रैक्टर, और ये भी हो सकता है कि पेमेंट विया एजेंट, दोनों तरीके हो सकते हैं। लेकिन प्रेफर्ड तरीका ये है कि आप डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टर को जो पेमेंट है वो ट्रांसफ़र करें। डिलीवरी प्रोसेस का मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो हाउस फॉर एग्जांपल उसने कंस्ट्रक्ट कर लिया, या कोई भी प्रोजेक्ट उसने कॉन्ट्रैक्टर ने पूरा किया, बैंक उसको इंस्पेक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्टर बैंक को डिलीवर करता है, और बैंक जो है वो ट्रांसफ़र करता है टू द क्लाइंट को ट्रांसफ़र कर देता है।
ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कस्टमर है, उसने 120 मिलियन लिए बैंक से कि उसने घर बनाने के लिए। बैंक मतलब बाइज बिल्डिंग फ्रॉम द बैंक, बैंक को कह रही है यानी कि इस अरेंजमेंट में ना बैंक की जिम्मेदारी है कि जी बैंक जो है वो घर बनाएगा और बैंक ने उसे लोन दे दिया, उस जो लोन की पेमेंट है उसकी अमाउंट को यूज़ करते हुए वो बिल्ड करेगा घर, और जब तैयार हो जाएगा और वो घर उसको ट्रांसफ़र हो जाएगा और वो जो है इंस्टॉलमेंट पे करता रहेगा कस्टमर। तो यहाँ पर क्या हुआ सिनेरियो कि कस्टमर ने एक बिल्डिंग जो है वो बाय की फ्रॉम द बैंक फॉर ₹120 मिलियन इन द ऑन द पेपर्स। बैंक तो नहीं बिल्ड करता ना, बैंक का तो ये काम नहीं है। तो बैंक क्या करेगा, बैंक कॉन्ट्रैक्टर को हायर करेगा कि वो 100 मिलियन में लेट्स सपोज कि वो बिल्ड कर दे घर। तो ये जो 20 का 20 मिलियन है ना, ये बैंक का प्रॉफिट है कि भाई बैंक क्यों इतनी एफर्ट करे कि कस्टमर के लिए घर बनाए, फिर घर बना के उसे दे और फिर वो जो दूसरा वो कस्टमर है उसको पार्शियल पेमेंट्स करता जाए। वाई वुड बैंक डू दैट? चैरिटी तो नहीं कर रहा ना, बिजनेस है ये। तो बैंक क्या करेगा, बैंक कॉन्ट्रैक्टर को, उसने कस्टमर ने 120 मिलियन लोन के लिए अप्लाई किया है कि हाउस बिल्डिंग के लिए। तो बैंक क्या करेगा, वो 100 मिलियन में कॉन्ट्रैक्टर को एक हायर कर लेगा। कॉन्ट्रैक्टर 100 मिलियन में उसे घर बना के देगा और बैंक जो है वो 120 मिलियन कस्टमर से रिकवर करेगा। तो जो 20 मिलियन है वो बैंक का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये जनाब सारी डिस्कशन थी, हमने चीज़ें देखी जो इस्तिस्ना में हैं। कोई कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, आसान सा कॉन्सेप्ट है। ये चीज़ बस दिमाग में रखनी है कि सलम और जो इस्तिस्ना है उनका जो कोर कॉन्सेप्ट है ना, अगर उसमें क्लैरिटी हो तो ईजीली इट कैन बी अंडरस्टैंड। उसमें अलग सिनेरियो है, इसमें जो है वो मतलब पहले से आपके पास प्रोडक्ट मौजूद नहीं है एंड देन यू आर agreeing on the production of on the manufacturing of that product, and then you are asking the manufacturer or contractor to build it later. तो इसमें कुछ फ़र्क है, प्रोडक्ट की टाइप पे फ़र्क है। फॉर एग्जांपल जैसे वो फार्मर के लिए था स्पेसिफिकली, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो दोनों केसेस एक्सेप्शनल हैं, लेकिन सिनेरियो और सिचुएशन वाइज डिफरेंट है। तो ये बात है। तो इसमें जब तक बायर के पास जब ये बन जाता है ना घर, और घर बना के कॉन्ट्रैक्टर को डिलीवरी नहीं दे देता, पेमेंट्स क्लियर नहीं हो जाती, कॉन्ट्रैक्ट क्लोज नहीं हो जाता, उसकी पोजेशन में, बायर की पोजेशन में वो घर नहीं आ जाता, तब तक वो आगे नहीं बेच सकता। ठीक है। तो ये हम तो हमें पता ही है पहले कि जब तक पोजेशन में ना आए। सिर्फ इस्तिस्ना के कॉन्ट्रैक्ट में ये एक्सेप्शन है, या सलम के कॉन्ट्रैक्ट में ये एक्सेप्शन है कि अगर गुड्स प्रोडक्ट आपके पास नहीं है, even then you can enter into istisna or salam arrangement. But in any other sale contract, unless or until you have the product in your hand, you cannot sell it. So the buyer, until or unless he gets that product or house or any project or anything, manufacturing product from the contractor, तब तक वो आगे सेल नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये बात है। फॉर एग्जांपल जैसे बैंक है, उसने ऑर्डर की 100 मशीन्स मैन्युफैक्चरर को, अंडर इस्तिस्ना कॉन्ट्रैक्ट है, ये बेस है जो फ्रेमवर्क है वो इस्तिस्ना कॉन्ट्रैक्ट के तहत बैंक ने 100 मशीन्स ऑर्डर की मैन्युफैक्चरर को। तो अब वो जो मशीन्स हैं वो मैन्युफैक्चरर उनको बना रहा है। ठीक है। अभी तक बैंक ने रिसीव नहीं की। बैंक, जब तक बैंक को वो रिसीव नहीं हो जाती, बैंक किसी दूसरी कंपनी को वो मशीन सेल नहीं कर सकता जब तक बैंक के पास पोजेशन नहीं आती। ये कॉन्ट्रैक्ट बैंक कर सकता है मैन्युफैक्चरर या कॉन्ट्रैक्टर के साथ कि बना दो प्रोडक्ट, पेमेंट और टर्म्स और सब चीज़ें तय करके सेल कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाता है इस्तिस्ना के, हालांकि अभी मशीनें पास नहीं है, लेकिन वो कर सकता है क्योंकि इस्तिस्ना की बेसिस पे हो रहा है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट वो बैंक किसी दूसरी पार्टी के साथ ये नहीं कर सकता कि मुझे अभी प्रोडक्ट्स मिलने वाली हैं तो अभी मेरे से सेल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाओ। नो, द बैंक कैन नॉट डू दैट। द बैंक कैन नॉट सेल दोज मशीन्स इमीडिएटली।